कविता जो घर में सबसे छोटी होती है, उसकी शादी हो जाती है और वह अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। कुछ महीनों बाद एक त्योहार आता है। तो आगे देखिए क्या होता है ऐसा जिससे कविता का मन भर जाता है। खिड़की के पास खड़ी होकर कविता सोच रही थी कि भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, ठीक हो सब कुछ। कविता अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मेरे घर से, सब मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम एक बार खुद जाकर अपने मायके में देख आओ। कविता जैसे अपनी सास की आज्ञा मिलने का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत अपने पति के साथ अपने मायके में आ जाती है। लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले जब कविता आती थी तो भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगाती थी, पर इस बार दूर से ही बस एक छोटी सी मुस्कुराहट दिखाई। भैया भी कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखे। कविता ने जैसे तैसे एक रात बिताई, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब माँ ने बताया, तुम्हारे भैया का काम छूट गया है और पूरी तरह से बंद हो गया है। ऊपर से और भी समस्याएं हैं घर में। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर ही ना बेच सकी। फिर कविता कहती है, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम हुई। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, उस पर से बेटे की कॉलेज की फीस और परसों भाई दूज है, कविता को भी कुछ देना ही पड़ेगा। कविता ने सब सुन लिया जो भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। फिर भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कविता दीदी को कुछ दे देंगे और स्कूल की फीस भी हम भर देंगे। कविता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या मैं यहाँ आप लोगों को तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? और वो इतना बोलकर वो नाराज होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि शादी के समय जब वो नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास रख लो बेटी, बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती थी। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर कविता हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वो अगले दिन ही सुबह बैंक गई और सारा पैसे निकलवा कर पहले अपने भतीजे के कॉलेज जाकर उसका फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भाई दूज का दिन आया, उसने
अपने भैया को टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से इसके हाथ में 200 रुपए रख दिया। कविता मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, इसे मना मत करना। फिर कविता कहती है, भैया बेटियां मायके में कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज से बाहर जाती हैं, भगवान से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देखकर माँ पिताजी के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं और आप प्यार करते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन कविता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। भैया को अपने कारोबार में बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिलता है और भैया सोचने लगते हैं, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायके हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर का एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसे अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना करती हैं। भैया की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और वो कविता को बस देखते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घर की बेटियां जब मायके आती हैं तो उनको प्यार देना चाहिए, ना कि हमें उन्हें बोझ समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही असली धन होती हैं।